आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 8.3 और हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, स्टैंडर्ड 7th। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। ठीक है, यानी कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए पिछले साल जो थी 25,000 होगी और इस बार जो मतलब ये जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसमें 24,500 है। तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंटेज जो है पॉपुलेशन में जो है डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि गिरावट आई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें ये जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है। सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,500, क्योंकि पिछले साल 25,000 थी, इस साल 24,500 है। ठीक है, तो हमारा आंसर मिलेगा 500, यानी कि इस साल 500 लोग कम हो गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। नाउ डिक्रीज परसेंटेज, तो पॉपुलेशन कम हुई है इसलिए हम डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, तो उसकी एक फॉर्मूला है। तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू पॉपुलेशंस डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है इसका नंबर यहाँ पे लिखना है। ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी जो पिछले साल की हमें लेनी है, क्योंकि हम कंपेयर उसी से कर रहे हैं। ठीक है, कि पिछले साल से इस साल कम है ऐसा, तो पिछले साल की पॉपुलेशन हमें लेनी है यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन में और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो हम ये देखते हैं कि कितना आंसर इसमें आता है। सी, अब ये है जो डिफरेंस आया, जो पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई वो है 500। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन थी 25,000, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो यहाँ पे से 2 जीरो जो है हमने कट कर दिए, ऊपर नीचे जीरो कट हो गया, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है दैट 50/25 दैट इज़ 2%। ठीक है, लास्ट में 25 1 25, 25 2 50, सो हमें आंसर मिलेगा 2, यानी कि जो पॉपुलेशन में डिक्रीजिंग हुआ है उसका जो परसेंटेज है वो है 2%। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट ए कार ऑफ ₹3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज। यानी अरुण ने कार ली है, ठीक है, उसका जो प्राइस है 3,50,000, अब वो बढ़ के वो बन गया है 3,70,000। तो मान लीजिए कि अगर वो बेचता है तो उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेटा को देखें तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कार फ्रॉम ₹3,50,000 टू ₹3,70,000। अभी अमाउंट चेंज, ठीक है, यहाँ पे आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना होगा। जैसे लास्ट समय में आपने डिक्रीज परसेंटेज निकाला था, वैसे यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे जो है जो रुपीज़ में जो क्वांटिटी जो है वो रुपीज़ में और वो बढ़ रही है, इसके लिए। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है कितना चेंज आया। सो यहाँ पे रुपीज़ है इसलिए लिखा है अमाउंट चेंज। ठीक है, लास्ट जो सम में पॉपुलेशन था इसमें लिखा था पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन डिफरेंस। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज इज इक्वल टू 3,70,000 माइनस 3,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो बड़ी अमाउंट है वो 3,70,000 है, सीधी बात है, उसमें से हम छोटी अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी अमाउंट जो है बड़ी है लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 3,50,000 थी, इस साल 3,70,000 है। तो हमें ये पता लगाना है कि इस साल कितना बढ़ गया है। ठीक है, रेट। तो देखिए आंसर है 20,000 रुपीज़, यानी कि कार का जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज़ तक जो है वो बढ़ चुका है ना। वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिक्रीज की जगह यहाँ पे इंक्रीज लिखना है। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि अभी अमाउंट चेंज यानी जो डिफरेंस आया था वो था 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 20,000 लिखा है। ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, यानी कि पिछले साल या जब कार खरीदी थी तब जो अमाउंट है वो हमें लेना है, दैट इज़ 3,50,000, क्योंकि यही से तो अमाउंट बढ़ी है, इसलिए ये कहलाएगी ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। सो लास्ट में अगर पूरा कैलकुलेशन हम लोग करें तो सारे 2 जीरो यहाँ से कट कर देंगे, फिर यहाँ से अगर सारे ज़ीरो कट हो जाए, यहाँ से 2 जीरो कट कर दिए, फिर यहाँ इसके जो 2 जीरो यहाँ से कट कर दिए, तो बचता है 200/35। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है यहाँ इसे कि हमें 5 के टेबल से इस चीज़ को जो है डिवाइड करना है। 5 7 35 एंड देन 5 40 जो होता है दैट इज़ 200। लास्ट में जब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम डिवीज़न, तो हमें इस तरह से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है छोटा सा देखो, अगर आप डिवीज़न करते हो तो हमें रिमाइंडर की QRD फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवीज़र के फॉर्म में, सॉरी क्वेश्चन रिमाइंडर
एंड देन डिवाइजर के फॉर्म में आंसर मिलेगा यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको 40 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ सो द प्राइस इंक्रीज अप टू 5 इंटू 5/7%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा कि इतने अमाउंट जो है वो कार की जो है वो बड़ी है। ठीक है, नाउ अगर हम 5th नंबर की अगर बात करें, आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट a प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे टीवी जो है ख़रीदा गया है वो 10,000 रुपीज़ में, उसे सेल किया तो उसका प्रॉफिट बनता है 20%। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो 20% प्रॉफिट है इसके ऊपर, तो टोटल हाथ में कितना अमाउंट आएगा। एक तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ में चीज़ खरीदी है, प्रॉफिट 20% का हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना कि 20% आखिर होता कितना है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा 20% का, उसे जो उनकी जो मेन प्राइस वैल्यू है 10,000 उसमें प्लस करके हमें पता चलेगा कि उनको कितने रुपीज़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी टीवी बेचने के बाद किसी और को मिला है, यानी कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए टीवी खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज है वो था 20%, प्रॉफिट कितना है वो जानना है मुझे। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो आपको करना सिर्फ इतना है प्रॉफिट जानने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस वो निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि उनको कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो ये प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ ये जानने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ सीपी निकालना पड़ेगा, यानी 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 20% ऑफ का और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20% जो था उसका 20/100 फिर बाय 10। ठीक है, सॉरी 20/100, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन में कन्वर्जन हुआ, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया 10,000, तो ये हो गया ₹10,000 क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। फिर सिंपली एक कैलकुलेशन करना है, 2 0 कट कर दे यहाँ से, तो मुझे फाइनल प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है 2,000 रुपीज़ का, यानी टीवी को बेचने पर उनको 2,000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। उन्होंने टीवी खरीदा था 10,000 रुपीज़ में, किसी को बेचा तो उनको 2,000 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो हम ये ओवरली समझ सकते हैं कि कितने टोटल कितने रुपीज़ में उन्होंने टीवी बेचा होगा। बट अभी इसे फॉर्मूला वाइज करते हैं, दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो रियल फॉर्मूला है कुछ ऐसी है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे सेलिंग हमें जो ढूंढना है वो सेलिंग प्राइस ढूंढना है, तो उस फॉर्मूला को हमने जो है चेंज करते हुए सीपी प्लस प्रॉफिट कर दिया है। तो सीपी का अमाउंट है 10,000, प्रॉफिट का अमाउंट है 2,000, तो 10 + 2 मिल गया 12,000, यानी उन्होंने 10,000 रुपये का टीवी जो है किसी और को 12,000 रुपीज़ में जो है वो बेचा है। ठीक है, तो लास्ट में उनको 12,000 रुपीज़ अपने ऑन हैंड मिलेंगे। ओके, नाउ एक और सम करते हैं, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कुछ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लेकिन इसे समझना होगा। नाउ जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन of ₹13,500. She has losses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? ठीक है, जूही जो है उनकी पास वॉशिंग मशीन की क्रॉस प्राइस है 13,500। ठीक है, और उनको लॉस हो जाता है जब वो बेचने जाती है, वो लॉस है 20% का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, यानी कि देखो हमें क्वेश्चन 5 में सेलिंग प्राइस ढूंढनी थी, जबकि क्वेश्चन 6 में सेलिंग प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे के रखी है और ऊपर से लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि जूही ने कितने रुपीज़ में मशीन ख़रीदा था, लेकिन बेचा तब उनको जो रुपीज़ मिले वो थे 13,500 और उसमें भी लॉस है 20% का। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जानने के बाद हम जब कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ठीक है, तो ये पक्का पता चल जाएगा कि उनको जो है कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस को जानना है। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस को जानना है, लॉस रुपीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सम होता है ये। अब यहाँ पे जो है SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹13,500। ठीक है, जब किसी वॉशिंग मशीन को बेचा तो इतने रुपीज़ थे।
और ऊपर से लॉस भी किया है, लॉस हुआ है 20% का। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है नहीं कि हम पता लगा पाए कि 20% कॉस्ट प्राइस का कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी ₹X, ठीक है, हमें एज्यूम करना है कि भाई ₹X का कॉस्ट प्राइस है। अभी लॉस जानने के लिए हम क्या करते हैं कि लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होती है उसके 20% कितने होते हैं वो जानना है। लेकिन हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को तो एज्यूम करके रखा है X, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगी, लॉस परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी वो कितने थे, लॉस परसेंटेज 20, सो 20% ऑफ द ₹X, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हमने एज्यूम किया है X। फिर सिंपली जो हमने लास्ट सम में किया था वैसा फ्रैक्शन ही करना है, 20/100, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये रहा 20/100 जो हमें फ्रैक्शन में करना था, इसलिए यहाँ पे किया 20% का होता है 20/100 मल्टीप्लाई बाई X, ठीक है। जब इसको मैंने ज़ीरो, आप देख सकते हैं कि 0 कट हो गया, ठीक है, और बचता है 2/10 मल्टीप्लाई बाई X, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाई X, दैट इज़ X/5 यानी X/5 का लॉस हुआ है, ठीक है। अभी भी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ठीक है, तो अभी कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे इस तरह से है, दैट लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस SP, ठीक है, बट इसको मैनिपुलेट मतलब चेंज करते हुए हमें सेलिंग प्राइस जो है, हमें लॉस और कॉस्ट प्राइस जानने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया, दैट SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चलेगी। देखो SP तो आपके पास ऑलरेडी है, ये है, दैट इज़ मशीन को 30,500 में बेचा गया है। अब कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया था वो है X, और लॉस जो है वो है X/5, ठीक है। तो ये आपको अगर डायरेक्टली समझना और लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप डिटेल में जाए, ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है। तो देखिए X माइनस X/5, अभी यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन करना है इसका, दैट इज़ LCM लेके हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन लाना है, तो LCM लिया है मैंने 5 यहाँ पे लाना है, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 5X/5 और X/5, सो लास्ट में बचता है LCM 5X माइनस X यानी 4X/5, दैट इज़ 13,500। फिर यहाँ पे थोड़ा जो है वो मिस्टेक हुआ था, ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, ओके, ओके, सॉरी, सी, तो देखिए ये रहा जो मैं बता रहा था कि ये 13,500 इज इक्वल टू X माइनस X/5, सो 13,500 इज इक्वल टू 4X/5। अब क्या होगा, यहाँ पे LCM 5 है, तो ये जो 5 जो है वो 13,500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 4X, ठीक है। सो हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4X इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 4 है ना वो 13,500 के नीचे आ जाएगा, यानी इस तरह से X इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाई 5/4, और यहाँ पे 2 का टेबल मैं यूज़ करूँगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 6,750 दैट इक्वल टू 13,500, तो उससे कट किया गया है, तो 6,750 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी अगेन 2 का टेबल यूज़ करूँगा, 2 1 ज़ा 2, और इसे कट करते हुए मुझे मिलेगा आंसर 3375 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड फाइनल आंसर जो मेरे X का वैल्यू आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 6,875 रुपीज़, यानी कि ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ₹16,875, ठीक है, हमें यहाँ लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सुनने के लिए, और जो नेक्स्ट सम की वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी।